हम्म। हाँ जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। बंद है। हाँ ठीक। हाँ जी। लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट? अच्छा, अंतर्राज्यीय सीमा लगभग कंप्लीट हो गई थी। लास्ट में बात चल रही थी अपनी सर्वाधिक सीमा वाले जिले और न्यूनतम सीमा वाले जिले। हेडिंग में लिया था क्या उस पॉइंट को अपन ने? अच्छा, पॉइंट नंबर 8 तक। तो जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखो। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से संलग्न और न्यूनतम जिलों से संलग्न। इन राजस्थान स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा इसको। जिसमें एक कॉन्सेप्ट रहेगा फॉर्म बॉर्डर विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट और एक में रहेगा फॉर्म बॉर्डर विद मिनिमम डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों से संलग्न या सीमा बनाने वाले पार्ट कौन से हैं? तो उसमें जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों से, और इसके अपोजिट फॉर्म बॉर्डर विद मैक्सिमम सॉरी मिनिमम डिस्ट्रिक्ट, उसमें रहेंगे सिटी वाले पार्ट। तो इसमें तो क्या रहेगा अपना? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण ब्रैकेट में लिख सकते हो 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 जिले। तो इन राजस्थान स्टेट फॉर्म बॉर्डर विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से संलग्न कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। कितने डिस्ट्रिक्ट से? 11 डिस्ट्रिक्ट। पहले यहाँ फैक्ट यूज किया करते थे हम पाली, क्योंकि वो अधिक जिलों से टच में था, 8। अब पाली को भी क्रॉस करके आगे निकल गया जयपुर ग्रामीण। और न्यूनतम जिलों से संलग्न, तो फर्म बॉर्डर विद मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसमें जिनको सिटी के नाम से लिखा जाता है वो हैं, जैसे जयपुर सिटी सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट, वो आगे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो जयपुर ग्रामीण। और जैसे सेकंड है जोधपुर सिटी, तो वो भी सिर्फ एक जिले से, 1 डिस्ट्रिक्ट, एक जिले से टच में है, वो इसी का ही नाम आएगा वापस, जोधपुर ग्रामीण। इसका मीनिंग जो सिटी लिख रहे हो जयपुर सिटी, तो उसी का ही रूरल पार्ट टच करना है। जैसे अब जयपुर सिटी वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर सिटी है, इसके चारों ओर किसका पार्ट है? जयपुर ग्रामीण का। इसका मीनिंग है जयपुर ग्रामीण के अलावा किसी दूसरे को टच नहीं कर पाएगा। ऐसा ही जोधपुर है, तो जोधपुर में उसका सिटी का एरिया और वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है, तो वो भी एक के टच में अपने ही ग्रामीण से। तो ये सिर्फ एक एक जिलों को टच करेंगे, जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी अपने ही रूरल एरिया को टच करेंगे। तो इसका मीनिंग मिनिमम डिस्ट्रिक्ट में दो आएंगे जिसमें सेम कंडीशन है, एक एक जिले को टच करते हैं, जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी। अब उस साइड में तो पता है कि वो टच किसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो 11 कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें वो जयपुर वाला जो कल बताया था सूतली बम वाला, या अंटार्कटिका जैसा डायग्राम वो बना के और उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं।
तो ये वाला पार्ट जो बीच में मिड में है ये तो है अपना जयपुर सिटी। तो एक डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गया। अब इसका चारों ओर का ये भाग है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के उत्तर की ओर जो शेखावाटी वाले जिले हैं उसमें दो आएंगे अपने, एक तो सीकर और एक सीकर से लगवा नीम का थाना। फिर जयपुर के ईस्ट वाले पार्ट में एक तो जयपुर से अलग हटा जो हिस्सा वो कौन सा है, कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड, बहरोड किससे आया हुआ है, अलवर। तो ये अलवर भी टच में है जयपुर के। और एक जयपुर के पूर्व में कौन सा जिला आता है, दौसा। फिर जयपुर के इस साइड में सदन की तरफ टोंक, और टोंक के साथ एक हल्का सा बॉर्डर इन दोनों के बीच में किसका आएगा, सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर। इसमें सन से आपको, यानी जहां पे क्वेश्चन मार्क आपको लगेगा वो सवाई माधोपुर लगेगा, लेकिन सवाई माधोपुर टच करता है जयपुर को। फिर इस साइड वाले पार्ट में, इस साइड में एक तो जयपुर के टच में जो हाईवे जो जाता है वो किस साइड में जाता है, अजमेर। तो एक तो अपना अजमेर वाला पार्ट, एक अजमेर, और एक अजमेर का ही पार्ट, सॉरी जयपुर का ही पार्ट अलग हुआ है अजमेर की ओर जाते हुए, दूदू। ये न्यू डिस्ट्रिक्ट। और एक जयपुर के नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो नागौर के टच में था, अब नागौर हट गया वहां से, डीडवाना कुचामन। तो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है जयपुर का डीडवाना कुचामन। नागौर फिलहाल इसके टच में नहीं। नागौर का जो लगभग ईस्टर्न पार्ट था वो अलग हो गया, वेस्टर्न पार्ट नागौर बचा हुआ। तो इसका मीनिंग है कि दो डिस्ट्रिक्ट इस साइड में है अपने, तीन इस साइड वाले 5, फिर दो इस साइड में 7, दो इस साइड में है 9, और एक ये 10, और एक अंदर वाला लास्ट वाला 11। जी डायग्राम बना लिया। राजस्थान का जो लास्ट पॉइंट चल रहा था वो अपना बॉर्डर को लेके चल रहा था, सीमा वाला। सीमा के इस पार्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले पार्ट में और एक इंटर स्टेट बॉर्डर। तो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर तो कंप्लीट हो गया था, ये इंटर स्टेट बॉर्डर। और लास्ट में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अपन दोनों से रिलेवेंट बातें की। जैसे एक तो राजस्थान की सीमा पे जिले कितने हैं, तो हमने बात की 28, तो दोनों से रिलेवेंट है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो दोनों सीमाओं पे स्थित हैं, तो गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों से रिलेवेंट पॉइंट। और एक इसमें
लास्ट वाले जो पॉइंट हैं कि कोई भी ऐसे जिले जो अधिकतम सीमा बनाते हो या कम सीमा बनाते हो, तो उसके अंदर राजस्थान के कुछ अंदर वाले जिले आंसर आ रहे हैं। जैसे जयपुर ग्रामीण, जिसका बॉर्डर से कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो अटैच करने वाला जिला कौन है? जयपुर ग्रामीण। और न्यूनतम जिलों से टच में जयपुर सिटी और इस साइड में जोधपुर सिटी, वो दोनों अपने आप में लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब सीमाओं से संबंधित बातें चल रही थी अपनी। अब इन सीमाओं पे एक छोटा सा डिस्प्यूट है अपने, सीमावर्ती विवाद। लास्ट में ये एक हेडिंग में लीजिए, सीमावर्ती विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। ये हेडिंग में लीजिए, सीमावर्ती विवाद। तो चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसके साथ चैप्टर समाप्त है फिर सीमावर्ती विवाद के साथ। बाउंड्री डिस्प्यूट, पाकिस्तान की अपनी राजस्थान की सीमा को लेके कोई डिमांड नहीं है। इन राजस्थान वाले भाग पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं। डिस्प्यूट जो है वो गुजरात की तरफ या ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले पार्ट में। तो इसका मीनिंग अपने बॉर्डर पे इंटरनेशनल विवाद कोई भी नहीं है। फिर यहाँ इस साइड में पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा ये सब नदियों के पानी को लेके खूब विवाद चलते हैं, लेकिन बॉर्डर पे कोई सीमा को लेके कोई विवाद नहीं। सेम ऐसा यूपी और एमपी के साथ भी है। इन दोनों को लेकर नदी विवाद हो सकते हैं, लेकिन अपने सीमाओं को लेकर, बॉर्डर को लेकर कोई विवाद नहीं। तो जब बात स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो ये गुजरात के ऊपर जाएगी। यहाँ बांसवाड़ा में एक पहाड़ी क्षेत्र आता है जिसका कुछ पार्ट इधर गुजरात की तरफ भी है। इन पहाड़ियों का नाम है मानगढ़ हिल्स। मानगढ़ की पहाड़ियाँ, जहाँ बॉर्डर पे गुरु गोविंद गिरी की जो स्टैचू बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। तो पहले ये जो गुजरात है, गुजरात नहीं होके ये था बॉम्बे स्टेट, ये बॉम्बे प्रांत के रूप में था। या राजस्थान के बॉर्डर या राजपूताना स्टेट से और गोवा तक ये पूरा बॉम्बे स्टेट ही था। फैजल अली आयोग के बाद में देश में भाषाई आधार पर राज्यों को लग गया, तो जहाँ गुजराती बोली जाती है वो, और जहाँ मराठी बोली जाती है वो महाराष्ट्र बना। तो ये डिवाइडेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1960 के अंदर। अभी एक दो दिन पहले इसका स्थापना वर्ष भी था गुजरात और महाराष्ट्र का, 1 मई को। तो 1 मई 1960 को जैसे ही पार्टीशन हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण तो पहले ही हो चुका था ना, 1956। तो 1956 में आपको ध्यान होगा कि अपना 7वां जो चरण चल रहा था, उसमें हमने गुजरात से कुछ हिस्से लिए थे। एक तो माउंट आबू यानी आबू वाला पार्ट, और एक हिस्सा लिया था देलवाड़ा वाला पार्ट, ये वाले पार्ट। तो ये आबू देलवाड़ा जब हमने गुजरात से लिए, यानी इस साइड में बॉम्बे स्टेट से, गुजरात का तो अस्तित्व ही बाद में हुआ था 1960 में। तो बॉम्बे स्टेट ने हमें ये कहते हुए दे दिया कि आप लोगों ने एमपी से कुछ लिया था, तब हमने बता दिया उनको लिया था हमने, अपने सुनेल टप्पा एरिया लिया था, बदले में उनको क्या दिया था? सिरोंज एरिया दिया था। तो इन्होंने कहा कि बॉम्बे स्टेट में से ऐसा कौन सा एरिया जो आप दोगे, और बदले में ये आबू और देलवाड़ा आपकी डिमांड है, चलो दे देंगे आपको। बदले में क्या दोगे? राजस्थान वालों ने पूछा क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस साइड में जो भील जनजाति है, तो भील अपने यहाँ पे भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान के टच वाले एरिया में, कि हमारे जो भील जनजाति है उनका एक आपका स्थान है मानगढ़ हिल्स, उसके प्रति उनका अटैचमेंट है। क्योंकि उसको कहा जाता है 1913 में एक घटना हुई थी मानगढ़ हत्याकांड, उसके कारण वो फेमस है। तो उन्होंने कहा कि वो भावात्मक दृष्टि से उस पार्ट से जुड़े हुए हैं हमारे भील, तो अपने भील भी जुड़े हुए हैं उस घटना से। तो उन्होंने कहा कि वो मानगढ़ हिल समय चाहिए। तो राजस्थान वालों ने कहा कि चलो दी, बातों ही बातों में। तो उनको लगा कि दे देंगे अपने को। अपने वालों ने कहीं ऑन डॉक्यूमेंट इस बात की चर्चा नहीं की, और डॉक्यूमेंट्सली राजस्थान के अंदर इन स्थानों को मर्ज करके राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करके राजस्थान को बना दिया। लेकिन उस साइड में उन्होंने कहा कि मानगढ़ की देंगे, रुको भाई, आप लोगों का भी अभी डिवाइडेशन फैजल अली आयोग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ये हिस्सा हो सकता है कुछ यूं कटे तो महाराष्ट्र में दें या गुजरात को दें। तो एक बार आप तय कर लो कि आप पहले आपस में डिवाइडेशन, और उस डिवाइडेशन के बाद में हमें देना किसको है वो बता देना, हम दे देंगे। तो वो डिवाइडेशन 1960 में हुआ, और फिर गुजरात ने डिमांड की वो मानगढ़। फिर राजस्थान पूछता है कौन सा मानगढ़। तो इसका मीनिंग है कि बाद में हमने जो मानगढ़ का जो हमारा प्रोमिस था उसको कहीं ना कहीं हमने तोड़ा। अब राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, यहाँ के आदिवासी विरोध करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ का जो भावात्मक पॉइंट है वो भी उससे जुड़ा हुआ है कि भाई आप मानगढ़ को मानते हो तो मानगढ़ आओ और जाओ। तो ये मानगढ़ वाला एक पॉइंट है हिल्स वाला, ये विवादित है।
तो बाउंड्री डिस्प्यूट में नाम लिखे मानगढ़ हिल्स। ये मानगढ़ की पहाड़ियां ये विवाद में है। मानगढ़ हिल्स। तो सीमावर्ती विवाद यानी बाउंड्री डिस्प्यूट, और जस्ट नीचे इसका नाम लिखे मानगढ़ हिल्स। मानगढ़ हिल्स में लिखे ये बांसवाड़ा में स्थित है। These hills are situated in बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा में स्थित है, जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित है। These hills are situated in बांसवाड़ा which disputed between राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन पूछेंगे, या तो कहाँ स्थित है या विवाद किसके साथ है। तो अपने को तो याद ही नहीं रखना, विवाद अपना ही तो है, सामने वाले को याद रखना है गुजरात। तो विच डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित। तो यह क्वेश्चन में दिया जाएगा कि राजस्थान गुजरात के मध्य कौन सा क्षेत्र विवादित है, तो आंसर रहेगा मानगढ़ हिल्स। किस क्षेत्र में स्थित है, तो आंसर रहेगा बांसवाड़ा। या ये मानगढ़ हिल्स विवाद कौन से राज्य के साथ है, तो आंसर रहेगा गुजरात। दूसरा कौन है, दूसरे हम है, विवाद हमारा है, तो एक राजस्थान और सामने गुजरात। तो अपने को नहीं, सामने वाले को याद रखना है। जैसे आपके सीमा का या खेत को लेकर कोई विवाद है, तो सामान्य सी बात है, एक तो आप हो उसमें, एक अपोजिशन वाली पार्टी और, तो अपने अपोजिशन इसमें कौन है, गुजरात। तो इसके साथ राजस्थान का ये वाला जो जनरल वाला पार्ट था, ये यानी स्टार्टिंग वाले बेसिक जो टॉपिक हैं ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा। ओरिजिन या उत्पत्ति वाला, और एक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वाला। मेंस वाले टॉपिक आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट लिखिएगा फिजिकल डिविजन्स, भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो दो बेस में, एक तो व्यक्तिगत आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे जैसे कोई एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आ रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग बताना चाहे। जैसे कल को आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन गए ज्योग्राफी के, और आपका नॉलेज काफ़ी बेटर, आपके कुछ रिसर्च आ गए, तो इसका मीनिंग आप ज्योग्राफी में एक जाने माने व्यक्ति हो। और फिर आपने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान 6 भागों में बटा हुआ है, तो आपका अगर नाम आता है और उस रेफरेंस से पूछा जाए कि राजस्थान आपके अकॉर्डिंग कितने भागों में, तो आपका आंसर क्या मानना पड़ेगा, 6 भाग। तो ऐसे राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिसमें स्टार्टिंग में माना जाता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा जिन्होंने स्टार्टिंग में राजस्थान यानी अपने यहाँ की रीजनल ज्योग्राफी लिखी। तो ज्योग्राफर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी का क्लाइमेटोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट होता है तो वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट के रूप में है, कुछ का चट्टानों में अध्ययन होता है यानी चट्टानों के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो अपने आप में जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यानी चट्टानी संरचनाओं का अध्ययन करना। कुछ ज्योग्राफर होते हैं जिनको एरिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होते हैं रीजनल ज्योग्राफर। तो ये रीजनल ज्योग्राफर थे। तो रीजनल ज्योग्राफर क्या होते हैं, साइंटिफिक बेस पे नहीं सोचते, वे दिमाग नहीं लगाते, इनको जैसा दिखता है वैसा लिख देते हैं। और जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो भूआकृतिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, वो थोड़ा साइंटिफिक बेस पे अधिक सोचते हैं कि किस एरिया में निर्माण पहले हुआ है, कौन सी चट्टानें पुरानी हैं, कौन सी चट्टानें बाद में बनी हैं। तो इन्होंने जो फिजिकल डिविजन्स माने
उनमें से कुछ ऐसे पार्ट मान लिए इन्होंने जो वास्तव में फिजिकल डिवीजन ही नहीं है। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग डेजर्ट एरिया में इन्होंने 3 भाग माने, एरी डेजर्ट, सेमी एरी डेजर्ट और एक कैनाल रीजन, नहरी प्रदेश। क्या नहरी प्रदेश फिजिकल डिवीजन है क्या? वे नहरी प्रदेश तो हम बना सकते हैं और मानव निर्मित स्थान है, तो किसी आर्टिफिशियल साइट को फिजिकल डिवीजन में काउंट नहीं करना चाहिए। तो इनकी एक तो मिस्टेक ये थी कि इन्होंने नहरी जैसे प्रदेश को भी क्या मान लिया, फिजिकल डिवीजन, क्योंकि इन्होंने धरातल पे जहाँ नहरें देखी उसको लिख दिया नहरी प्रदेश, जबकि नहरी प्रदेश फिजिकल डिवीजन का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि ये रीजनल जोग्राफर हैं। इन्होंने रीजन्स को देखा, कौन से रीजन में क्या क्या है, जैसा दिखा वैसा लिख दिया। सूखा देखा शुष्क प्रदेश, जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा दिखी अर्ध शुष्क, जहाँ नहरें दिखी वो नहरी प्रदेश, जहाँ अरावली दिखी अरावली प्रदेश, जहाँ मैदान दिखे वो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और हाड़ौती में भी इनको हाड़ौती नहीं दिखा, हाड़ौती के ऊपर चंबल दिखे इनको, तो इन्होंने लिख दिया चंबल बिहड़ प्रदेश। हाड़ौती नाम का कोई फिजिकल डिवीजन इन्होंने माना ही नहीं। तो इसका मीनिंग है कि रीजनल ज्योग्राफर जैसा दिखा वैसा लिखा। तो एक तो है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जिसमें वीसी मिश्रा, इनको व्यक्तिगत अध्ययनों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। इसमें वीसी मिश्रा के बारे में इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में लिखना स्टार्ट किया। इसके बाद में धीरे धीरे अपने रीजनल ज्योग्राफी में रिसर्च अधिक हुए। तो जरूरी नहीं स्टार्टिंग वाला फेमस इसलिए होता है कि उसने स्टार्टिंग की है, इसलिए नहीं कि वो ऑथेंटिक है। इसके बाद में और बहुत सारे व्यक्तियों ने, किसी ने राजस्थान को 10 में बांटा है, किसी ने 14 भागों में, किसी ने 12 भागों में। तो ऐसे इंडिविजुअल बेस पे राजस्थान के अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स हैं फिजिकल डिविजन्स के। लेकिन उसमें हमें केवल एक फैक्ट वीसी मिश्रा वाला पढ़ना है। इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। और इन्होंने एक बुक लिखा राजस्थान को लेकर, जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इनकी बुक का नाम यही था, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भूगोल 1967 में लिखी गई थी, 1967 1967 में लिखी गई थी। और भाग राजस्थान के कितने थे? 7, 1967। और राजस्थान के फिजिकल डिवीजन 7 फिजिकल डिवीजन, जिसमें 3 तो अभी डेजर्ट की तरफ बताए थे मैंने, एरिड, सेमेरिड और कैनाल। एक बीच में कौन है? अरावली। 3 पूर्वी मैदान की ओर हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे अपन। फिर एक दूसरा आता है ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर। ज्योग्राफिकल बेस में हम जनरली इंपॉर्टेंस देते हैं रिलीफ फीचर को, मुख्यतः उच्चावच को, और एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्लाइमेट या जलवायु को। तो चाहे क्लाइमेट वाला फैक्टर हो चाहे रिलीफ फीचर, ये दोनों भौगोलिक कारक ही होते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है क्लाइमेट भी, और ऊंचाई है, ऊंचाई को भी ज्योग्राफिकल फैक्टर के रूप में लिया जाता है कि नेचुरली कहीं पे हाइट अधिक है, कहीं पे हाइट कम है। तो रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग, उच्चावच के अकॉर्डिंग अपने 3 भौतिक प्रदेश है और एक जलवायु के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अधिक हाइट वाले एरिया को हम क्या मानते हैं? माउंटेन या पर्वत। इसको राजस्थान में रिप्रेजेंट कौन करेगा? अरावली। पर्वतों से नीचे चट्टानी भाग होते हैं, तो चट्टान तो है लेकिन ऊपर से सपाट है, इसको कहा जाता है प्लेट्यू। पठार को इंडिकेट कौन करेगा? राजस्थान का हाड़ौती वाला एरिया, इस कारण हाड़ौती का पठार। राजस्थान के मैदानी भाग को रिप्रेजेंट करता है राजस्थान का पूर्वी भाग, इस कारण इसको हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नाम क्या देते हैं? पूर्वी मैदान। और मैदान के इक्वल राजस्थान के पश्चिम में एक भाग और है, होने को तो वो रिलीफ फीचर में मैदान नहीं है लेकिन वो एरिड प्लेन है, सूखा मैदान। तो शुष्क मैदान को वर्षा कम होने के कारण उसको क्या बोला गया? तो पश्चिमी राजस्थान को मरुस्थल किस बेस पे बोला गया? वहां क्लाइमेट बेस पे बोला गया। रिलीफ फीचर में तो वो नीचा भाग ही है। तो रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग तो राजस्थान के 3 ही भाग माने जाते हैं, मैक्सिमम हाइट माउंटेन, उससे कम प्लेट्यूज, उससे कम प्लेन एरियाज। फिर प्लेन के 2 भाग हैं, फर्टाइल प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, और जो लेस फर्टाइल है क्लाइमेट बेस पे वो है अपना डेजर्ट। तो डेजर्ट को मुख्यतः क्लाइमेट के बेस पे डिफाइन किया जाता है, बाकी रिलीफ फीचर में 3 आते हैं। इस कारण कहा जाता है कि भौगोलिक कारकों में, ज्योग्राफिकल फैक्टर में, किस किस फैक्टर पे? रिलीफ फीचर और क्लाइमेट बेस पे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में, जिसमें माउंटेन है, उससे नीचे प्लेट्यू है, प्लेट्यू से नीचे प्लेन एरिया, और एक क्लाइमेट बेस पे अपना डेजर्ट अलग से। तो राजस्थान में भौगोलिक कारकों में भौतिक प्रदेश कितने? 4। ये जनरल क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ये भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के आधार पे। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने, तो अपने यही माने जाते हैं 4। और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आपको पता है व्यक्तियों के अकॉर्डिंग तो अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग प्रकार होंगे। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को वर्तमान में ऑथेंटिसिटी नहीं है,
व्यक्तियों को महत्व नहीं है, वर्तमान में सेकंड वाला ऑथेंटिक है। तो ये चैप्टर आपका जो मेन चलेगा वो चलेगा इस वाले पार्ट, लेकिन स्टार्टिंग में लगभग एक आधा पेज अपन वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे। इनके अकॉर्डिंग वो 7 भाग कहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में कब लिखे हुए हैं, 1967। तो वो 3-4 फैक्चुअली बातें इसमें करेंगे अपन। तो इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक तो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण 2 आधार पे, एक तो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण और एक भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल और क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, या ज्योग्राफी का लिख दीजिए। यहाँ भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण या भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण दोनों ही लिख सकते हो। ये ऐड नहीं करते तो भी ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर ज्योग्राफिकल होते हैं, ज्योग्राफिकल भी लिखते हो तो भी ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में किस किस को लिया जाता है, एक तो रिलीफ फीचर को, उच्चावच को और एक क्लाइमेट को। तो अब इसमें फर्स्ट हेडिंग ये लीजिए, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। और व्यक्तिगत आधार पर जिनके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, इसमें लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण। इसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीसी मिश्रा, द फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान आर डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो एक तो ये फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए 7। राजस्थान वाली अध्ययन वाली बुक्स में सिर्फ ये फैक्ट ही आता है, उनके नाम नहीं आते। बाकी थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाली उन बुक्स वगैरह में देखें तो नाम भी मिलते हैं अपने को। तो 7 भागों में बांटा गया। तो एक तो ये फैक्ट कि राजस्थानी फिजिकल डिवीजन वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग कितने भाग में है, 7 डिविजन्स में। इसी स्टेटमेंट के जस्ट नीचे लिखिए बुक या पुस्तक। तो इनकी बुक कौन सी है, जो भी आप पढ़ रहे हो वही है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। ब्रैकेट में आगे लिख दो 1967। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, ब्रैकेट में 1967। तो ये जो 7 डिविजन्स है वो इस बुक में लिखे थे इन्होंने 1967 के अंदर। अब वो 7 भौतिक प्रदेश इस तरीके से हैं।
कुछ पार्ट तो इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग मान रखा है। यानी अरावली से याद किया करो, एक तो अरावली है, एक अरावली के 3 पश्चिम में, 3 पूर्व में है, तो 3 और 3 6, और एक कौन सा भाग, अरावली। तो एक पार्ट तो इसमें ये वाला भाग जहाँ वर्षा कम होती, तो इस वाले को नाम क्या दिया गया, एरिड डेजर्ट, एरिड रीजन। सब में आगे शब्द, ये कॉमन शब्द यूज किया इन्होंने, प्रदेश वाला, तो इसको नाम लिखा शुष्क प्रदेश। ये सब तो सब में रहेगा। इसके पास वाला भाग, इसमें थोड़ी अधिक वर्षा, इस वाले भाग को नाम दिया सेमी एरिड। और ये रीजन वाला शब्द, ये सब में कॉमन लगाना। अर्ध शुष्क प्रदेश। 1927 के अंदर यहाँ पहली कैनाल बन गई थी, 1961 के अंदर सेकंड कैनाल, राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर, और एक गंग नहर। इस कारण उत्तरी भाग में सिंचाई होना पॉसिबल हो गया, और ये क्षेत्र अपने आप में उस समय क्या बन गया था, नहरी क्षेत्र। इसको भी इन्होंने नहरी प्रदेश के नाम से फिजिकल डिवीजन मान लिया। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान में इन सबको एक ही माना जाता है, इसको हम लिखते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। और उस समय वीसी मिश्रा ने इनको कितने भाग, 3। एरिड जो जहाँ ज्यादा सूखा था, सेमी एरिड, और जिस भाग में कैनाल पहुंची वो कैनाल रीजन। तो 3 हिस्से तो ये हो गए। एक सामने आ गया अरावली रीजन, अरावली प्रदेश। फिर कुछ पार्ट अपने राजस्थान के मैदानी भाग की तरफ, इस तरीके से लाइन करिए, इसको इस तरीके से डिवाइड करना। तो ये वाला जो भाग था, ये था राजस्थान का पूर्वी भाग, जिसमें एक तो पूर्वी भाग में कृषि, और एक इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज अच्छे थे, तो इसको पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रीज के कारण। ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन। एक राजस्थान का जो दक्षिणी भाग, ट्राइबल एरिया, ये भी मुख्यतः एक मैदानी भाग है। ये प्लेन एरिया ही है, दक्षिण वाला, ये दक्षिण पूर्व की तरफ है, इसलिए इसको लिखा जाता है दक्षिणी पूर्वी। अब ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक नहीं है, क्योंकि यहाँ माई बेसिन और बनास बेसिन का एरिया है। तो इसका मीनिंग, इसमें ट्राइबल एरिया वाला पार्ट है, इसमें एग्रीकल्चर अधिक पॉसिबल है, कृषि अधिक नहीं है। इसका मीनिंग इसमें से उधर वाली से सिर्फ एक थीम ली जाएगी, यहाँ कृषि, क्योंकि ये पूरा मैदानी भाग आता है ये वाला। तो मैदानी भाग मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण, कृषि उत्पादकता के आधार पर जाना जाता है। तो एक तो पूर्व में कृषि और उद्योग दोनों ही हैं, और एक इस साइड में दक्षिण पूर्व में केवल ट्राइबल एरिया में क्या लेना है, कृषि को लेना है। तो इसमें लिखा जाता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। आगे शब्द वो ये रीजन जो सब में लगा हुआ है। एक इस साइड वाला भाग है हाड़ौती वाला पार्ट, तो इसको हाड़ौती नहीं बोल के उन्होंने लिखा चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल और चंबल के जो उबड़ खाबड़ गड्ढे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बीहड़। तो चंबल बीहड़ रीजन या चंबल बीहड़ प्रदेश। अब इस साइड वाले ये दोनों नाम है, ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। ये तो ईस्ट में है तो सिर्फ डायरेक्शन एक ही यूज की है, तो जिसमें पूर्व यूज है उसमें 2 सेक्टर, यानी एक दिशा है, उसके आगे सेक्टर 2 यूज किया है, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री।
और जिसमें डायरेक्शन डबल है उसमें सेक्टर केवल एक यूज किया है। तो एक दिशा दो सेक्टर, दो दिशा एक सेक्टर, और दोनों में मैदानी भाग है तो कॉमन सेक्टर क्या रहेगा, एग्रीकल्चर कॉमन रहेगा। तो जहाँ सिर्फ पूर्व है वहाँ कृषि के साथ उद्योग भी रहेगा, यानी एक दिशा है वहाँ सेक्टर दो, और जहाँ दो दिशाएं वहाँ सेक्टर एक। तो जैसे आपने पूर्व बोला है तो सेक्टर दो बोलने, ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, और जहाँ डायरेक्शन दो बोल दिए तो सेक्टर एक ही बोलना है, सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, सिर्फ बाद में कृषि बोलना है, कृषि दोनों में कॉमन रहेगा। ध्यान ये देना है कि डायरेक्शन एक है तो एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रीज भी ऐड करना है, और डायरेक्शन अगर दोनों है तो एग्रीकल्चर के आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर जहाँ हाड़ौती दिख रहे हैं वहीं इनको चंबल दिखाई दी, तो इन्होंने लिखा चंबल और उसके बीहड़, यानी चंबल बीहड़ प्रदेश। तो आपको याद रखना है बेस लाइन अरावली से 3 इधर हैं और 3 इस साइड में, तो कितने हो गए टोटल 6। तो एक अरावली, 3 पश्चिम वाले इजी हैं एरिड सेमी एरिड, और जहाँ नहरें पहुंच गई वो कैनाल रीजन बन गए। पूर्व वाले में पहले ये कृषि वाले पार्ट कवर करो, पूर्वी और एक दक्षिणी पूर्वी, दोनों में कॉमन लेटर क्या आएगा, एग्रीकल्चर। तो पूर्वी कृषि, डायरेक्शन एक ही है ना तो दो सेक्टर लिखने, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, तो ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, और दक्षिण पूर्व दो दिशाएं तो उसमें केवल कृषि प्रदेश, और लास्ट में हाड़ौती को यहाँ क्या लिखना है, चंबल और उसके बीहड़, यानी चंबल बीहड़ रीजन। तो ये 7 भाग है, इस तरीके से लिखना चाहो ऐसे। और दूसरा पैटर्न ऐसे टेबुलिक फॉर्मेट में लिखना चाहो तो बीच में तो क्या रहेगा आपका अरावली पार्ट, 3 इसके पश्चिम में लिखने हैं, 3 इसके पूर्व में लिखने हैं। तो जिनको इस तरीके से लिखना है इस तरीके से लिख लो डायग्राम को देखकर। बीच में अरावली लिख के और 3 पार्ट इधर और 3 पार्ट उस साइड में, जिसको डायग्राम फॉर्मेट में लिखना वो यहाँ से लिख दीजिए।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा पेन से भी मत लिखा करो। कितने गिने? 1 2 3 4 5, कई बार पड़ोसियों के भी काम आते हैं। 6 7 8 है। ये रंग जिंदगी में होने चाहिए, कॉपियों में इतने जरूरी नहीं है। अब ये सर जिंदगी में तो है नहीं, कॉपियों में तो कर लें हमें। एक बैच में किसी बच्चे का रिप्लाई आया था वापस, सर कॉपियों में रंग होंगे तो जिंदगी में भी होंगे। हाँ जी, कंप्लीट। भौतिक प्रदेश बनाने थोड़ी ना लग गए, बने हुए हैं नेचुरली सब। तो मीनिंग इन कीवर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, जहाँ एक डायरेक्शन है वहाँ सेक्टर दो रहेंगे, और जहाँ डबल डायरेक्शन आ गई सेक्टर एक। क्योंकि इस साइड में जब हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तब इंडस्ट्रीज कम है ट्राइबल एरिया में, नंबर ऑफ इंडस्ट्री इस एरिया में ज़्यादा होती हैं, जैसे जयपुर अलवर के पार्ट में। तो राजस्थान का ये हिस्सा इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए फेमस है। तो इसमें पूर्व में कृषि और उद्योग दोनों रहेंगे, और इसमें दक्षिण पूर्व तो रहेगा, लेकिन सेक्टर क्या लेके रहेगा? कृषि। ये चंबल, इसका मीनिंग हार्ड होती है, जैसा इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने नहीं लिखा, तो इसको चंबल बीहड़ रीजन यानी चंबल बीहड़ प्रदेश। बाकी पढ़ने अपने को यही है, लेकिन इन सबको मिला के क्या पढ़ना है? डेजर्ट पढ़ना है। आगे जो रिलीफ फीचर में इसको हमें अरावली पढ़ना है। इन दोनों को मिला के राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, और इसको राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश। लेकिन इनके पार्ट कितने रहेंगे? 4। तो सेकंड हेडिंग ये है आपका, भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव सिर्फ बात की जाती है, इसमें क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है इतना व्यक्तियों को। और ज्योग्राफिकल जो फैक्टर हैं उनको बेस मानते हुए, तो उसको वर्तमान में इंपॉर्टेंस इसी को ही है। भौगोलिक आधार पर या भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण अंडरलाइन करके इसमें लिखेगा। भौगोलिक कारक में अपन एक तो इसमें मानते हैं उच्चावच यानी रिलीफ फीचर को, और साथ में एक मानते हैं क्लाइमेट या जलवायु को। तो इसमें रहेगा अपना भौगोलिक कारकों के आधार पर, यानी कारक ये हैं, कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो इसका मीनिंग जनरल क्लासिफिकेशन यही होता है। तो इसमें व्यक्ति का नाम किसी का नहीं है, इसका मीनिंग आंसर यही रहेगा 4। अब ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो इसमें 2 ज्योग्राफिकल फीचर हैं, जिसमें एक तो रिलीफ फीचर उच्चावच, और एक दूसरा है क्लाइमेट या जलवायु। तो इसमें लिखेगा भौगोलिक कारकों, ब्रैकेट में लिखना उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ब्रैकेट में रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ब्रैकेट में रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट, the physical divisions of Rajasthan are divided into 4 parts या divisions। भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। According to geographical factors, the physical divisions of Rajasthan are divided into 4 parts। तो इसमें जो फैक्ट है वो अंडरलाइन कर दीजिए, 4 भाग।
और उसका बेस क्या है वो अंडरलाइन कर दीजिए ऊपर ये ब्रैकेट में, रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट। अब जो बेस है उसी के अकॉर्डिंग अपने को इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में जो अधिक हाइट वाले जो भाग होते हैं वो तो अपने माउंटेन है, लेकिन अपने यहाँ माउंटेन का नाम क्या है, उसके साथ लिखना है अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। माउंटेन से जो नीचा भाग है वो अपने यहाँ वो प्लेट्यू है, जो इसको नाम क्या दिया है, हाड़ौती। तो ये हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती पठार। उससे नीचे वो मैदान है, लेकिन वो राजस्थान के पूर्व में है, इस कारण इसको नाम दिया गया है पूर्वी मैदान। फिर राजस्थान के पश्चिम में मैदान की तरह है लेकिन शुष्क एरिया, इस कारण इसको नाम दिया गया डेजर्ट, मरुस्थल। तो ये वाले जो भाग हैं तीन अपने, अरावली, हाड़ौती वाला पार्ट और मैदानी भाग, ये तो है रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग, यानी उच्चावच के आधार पर। तो अधिक हाइट वाले भाग माउंटेन ही होते हैं, जो हमारे यहाँ कौन है, अरावली, तो अरावली माउंटेन हो गए। माउंटेन से नीचे प्लेट्यूज होते हैं, जो हमारे यहाँ हाड़ौती। जैसे इंडिया में यहाँ रहेगा हिमालय, यहाँ रहेगा भारत का प्रायद्वीप पठार, जहाँ अपना हाड़ौती का पठार। भारत में मैदानी भाग हैं वो इंडिया के उत्तर में है, उनको कहा जाएगा उत्तर विशाल मैदान। राजस्थान के पूर्व में है तो पूर्वी मैदान। और रिलीफ फीचर में तो मैदान जैसा ही है, लेकिन क्लाइमेट बेसिस पे अलग है, उसका नाम क्या है, डेजर्ट। तो जो डेजर्ट लिखा उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो जलवायु। इसका मीनिंग ये तो रिलीफ फीचर्स पे हैं तीन, तो उच्चावच पे, और एक जो वो है वो क्लाइमेट के बेस पे। तो राजस्थान को रिलीफ फीचर या उच्चावच के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में, और एक क्लाइमेट बेस और ऐड कर दिया जाए तो चार। मैदान तो अरावली पे भी, वर्षा तो अरावली पे भी होती है। एक क्लाइमेट तो ऐसे, वर्षा तो हर जगह होती है, डेजर्ट में क्या वर्षा नहीं होती क्या? तीनों में कंपैरिजन हाइट को लेकर किया गया। भाई रिलीफ फीचर मेन बेस होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बेस है उच्चावच, ये हमारे यही नहीं है, अमेरिका में आप जाओगे भौतिक प्रदेश ऐसे ही बटे हुए। हाइट वाले भाग हैं वो उनके माउंटेन्स हैं, उनसे नीचे उनके प्लेट्यूज हैं, उनके नीचे उनके प्लेन एरियाज। अब एक प्लेन जैसा ही डेजर्ट भी प्लेन ही होता है, अगर वो फर्टाइल हो तो प्लेन ही काउंट होगा सिर्फ। जब सरस्वती नदी थी तब ये मैदान ही था। अब जैसे वहाँ क्लाइमेट चेंज हुई, तो क्लाइमेट चेंज होते ही वो किस में आ गया, तो वो किस कारण में, डेजर्ट में किस कारण चेंज हुआ है, क्लाइमेटिक बेस के ऊपर। तो क्लाइमेट बाद में जब उसको प्रभावित किया क्लाइमेट ने, ऐसे तो हर जगह नदियां हैं, तो हर भाग को अपन मैदान नहीं लिख सकते। अरावली है, यहाँ पे भी नदियां तो सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट ही अरावली से होती, तो मैदान तो इसके ऊपर भी है, पहाड़ी भाग के पास में। इसके अंदर भी मैदानी भाग है हाड़ौती। भाई हाड़ौती वाले क्षेत्र में कृषि नहीं होती क्या, खूब होती है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो मैदानी भाग तो इस साइड में भी है। और पूर्वी मैदानी भाग है ये मेन मैदान, जहाँ फर्टाइल प्लेन के रूप में, तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी के रूप में उसको हमने मेन मेन मैदान माना है, पूर्वी मैदानी भाग। तो रिवर्स को लेके, क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट तो हर जगह रहेगी। अरावली की अपनी अलग क्लाइमेट है, हाड़ौती की अपनी। वो क्लाइमेट रीजन्स हैं जो आप बात कर रहे हो ना, क्लाइमेट के बेस पे। क्लाइमेट के बेस पे डिवाइड करोगे तो डेजर्ट के दो भाग हो जाएंगे फिर, एरिड और सेमेरिड। अरावली को हम उस समय कहेंगे उपादर, मैदानी भाग को कहेंगे आदर, और हाड़ौती को कहेंगे अति आदर। तो क्लाइमेट बेस पे एक चैप्टर अलग रहेगा जिसमें पांच भाग होंगे। तो राजस्थान को क्लाइमेटिक बेस पे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, पांच। वो क्लाइमेट वाले चैप्टर में आएगा। तो ये जो भौतिक प्रदेश हैं, अभी अपने को सिर्फ उन चार भौतिक प्रदेशों का नाम पता है। अब उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, सामान्य परिचय होता है। सामान्य परिचय में एक तो कवर किया जाता है उनका एरिया, एक उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी कितनी है। एरिया का मीनिंग है कि भौतिक प्रदेश चार हैं और चारों मिलके 100% राजस्थान को बनाते हैं।
तो उसमें डेजर्ट कितना है, अरावली कितना है, मैदान कितना है, हाड़ौती कितने एरिया में, फिर उनकी पॉपुलेशन किस एरिया में कितनी परसेंट जनसंख्या है, क्योंकि चारों में मिलके राजस्थान की 100% पॉपुलेशन रहेगी, किसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डेजर्ट है उसमें कितने जिले, अरावली में, मैदान में और हाड़ौती में। तो इसमें एक कुछ फैक्चुअली पॉइंट है जो अपने कवर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डेजर्ट है उसका एरिया राजस्थान के टोटल एरिया में कितना परसेंट, या अरावली का कितना परसेंट। तो मीनिंग ये है कि चारों मिलके 100% राजस्थान को बनाते हैं। तो एक तो एरिया पे बात होगी, एक जनसंख्या पे, और एक नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हर एक भौतिक प्रदेश की अपनी अलग अलग मिट्टी है, तो इनकी मिट्टी के ऊपर बात होगी। हर भौतिक प्रदेश की अपनी अलग अलग क्लाइमेट या जलवायु है, तो जलवायु के बेस पे भी बात। तो इसमें ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में ये 4-5 फैक्ट होते हैं जो अपने को कवर करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अपन एरिया की बात करें, तो एरिया की बात करें तो ये भौतिक प्रदेश ये हैं आपके 4, कि ये तो इस साइड वाला भाग है, ये तो किसके रूप में, डेजर्ट के रूप में। सामने वाला भाग ये माउंटेन्स के रूप में, अरावली वाला पार्ट। ये वाला माही बेसिन, बनास बेसिन, ये चंबल, बाणगंगा, ये वाला भाग हो गया अपना ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। और ये वाला भाग हो गया अपना हाड़ौती। अभी ये चारों मिलके 100%। अब इसमें अकेला डेजर्ट है और राजस्थान में 50% से भी ज्यादा बड़ा अकेला है, 61.11%, लगभग 61% के आसपास। 61 को और जीरो फिगर में बदलने के लिए, तो 61 के बाद जीरो कब आता है, 61 के बाद जीरो आता है 70 पे। तो 61 को जीरो तक ले जाने के लिए अरावली आएगी कितना परसेंट लेकर, 9%, क्योंकि 61 को 70 बनाने के लिए कितना चाहिए, 9। तो 61 को जीरो फिगर में पहुंचाने के लिए अरावली आएगी, यानी कितना परसेंट लेके आना पड़ेगा, 9%। और जब ये दो हो जाते हैं तो तीसरे में जाके हम कहते हैं कि दो तो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा आ गया। कितने परसेंट, 23%। तो दो कंप्लीट हो गए, उसके बाद में तीसरा यानी कितना परसेंट, 23%। दो और एक 3। अब ये आपको पता 61 और 9 कितने, 70। 70 और 23 93, कितना परसेंट बचा, 7 कंप्लीट नहीं बचा, कुछ यहाँ यूज हो रहा है, तो वो थोड़ा कम कर लेना, 6.89। तो राजस्थान का स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती, हाड़ौती से इससे बड़ा अरावली। तो अपने हाई रिलीफ फीचर रीजन, ऊंचाई वाले भाग कम है राजस्थान में, और जो लो रिलीफ फीचर नीचे वाले भाग हैं वो ज्यादा है। तो एक थ्योरी होती है, आप जितने अधिक हाइट पर रहोगे, जितने अधिक हाइट पर रहोगे टेम्परेचर कम रहेगा, और जितनी कम हाइट पे रहोगे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा। तो अपने जो लो रिलीफ फीचर यानी मैदान और डेजर्ट है, वो राजस्थान का 84% भाग है, कम हाइट वाला एरिया। और अरावली और हाड़ौती जैसे ऊंची हाइट वाले एरिया सिर्फ 16% भाग में है, जैसे लगभग 9% और लगभग 7%। तो ये राजस्थान में सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है, एक बड़ा कारण ये भी, बिकॉज लो रिलीफ फीचर रीजन इज मैक्सिमम एक्सटेंट, क्योंकि निम्न ऊंचाई वाला हिस्सा ज़्यादा है। और यह एरिया जितना ज़्यादा नीचे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि आप जितनी अधिक हाइट पर जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, और वाष्पीकरण वाटर वेपर की मात्रा उतनी कम रहेगी। और टेम्परेचर को होल्ड करने वाले ये दो ही पार्ट होते हैं। इकोलॉजी कंप्लीट हो गया आपका। तो इकोलॉजी में ये चीज़ें बताई जाएंगी कि टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन साधन अधिक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रिलीज होती है, तो उन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र जहाँ ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ी पूरे दिन चलती हैं, तो CO2 की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगी। तो कभी सर्दियों में महसूस किया करो, आप जयपुर सिटी के अंदर गाड़ी चलाओ और थोड़े से जयपुर सिटी से बाहर निकलो गाँव की तरफ, तो आपको यूँ लगेगा अचानक टेम्परेचर कम हो गया सर्दियों के अंदर। तो जैसे जैसे आप गाँव की ओर जाओगे तो आपको टेम्परेचर कम महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो कई बार ये बताते हैं ना न्यूज़पेपर में, इस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक है, इस क्षेत्र में कम है। तो इसका मीनिंग पॉल्यूशन इंडेक्स है, वो भी हर एरिया का अलग अलग होता है। तो ये वाला पार्ट है एरिया वाला। तो एरिया वाला सिर्फ एक को रटना है, डेजर्ट को, बाकी आगे तरीके से याद रखने हैं। कि डेजर्ट का हमने रट लिया, 60% से भी ज़्यादा है, 61.11। फिर 61 को जीरो फिगर तक पहुंचाने के लिए अरावली आएगी कितना परसेंट, तो 61 के आगे जीरो 70 पे है, तो उसको पहुंचाने के लिए कौन अरावली आई, 9%। जब दो हो गए तो नेक्स्ट में बोला कि दो कंप्लीट हो गए और तीसरा आ गया है, तो 2 और 3 23।
और फिर 100 में से निकाल के देख लीजिए लास्ट वाला, तो लगभग 7% के आसपास बचेगा, 6.89, क्योंकि बाकी का यूज 61 के साथ हो रखा है 0.11, तो ये 6.89। तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश से बड़ा ये चट्टानी भाग वाले कम है, फिर मिट्टी वाले ज्यादा है, मैदान और उससे भी ज्यादा। अब क्वेश्चन है कि मरुस्थल राजस्थान का अधिकांश भाग है, यानी राजस्थान का मोस्टली जोग्राफिकल एरिया है वो डेजर्ट है। तो स्टेटमेंट सही, मोस्टली का मीनिंग होता है मोर देन 50%, 50% से भी अधिक हिस्सा, इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ राजस्थान एज ए डेजर्ट रीजन, यानी अधिकांश क्षेत्र है वो मरुस्थल के क्षेत्र में है, तो 50 से अधिक होते हैं अधिकांश। यही स्टेटमेंट मैदान में लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत है कि राजस्थान का अधिकांश भाग मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग नहीं है, अधिकांश डेजर्ट है। अब जैसे ही एरिया का डिवाइडेशन आपको पता चल गया, एरिया कैसे कैसे डिवाइड है, जैसे ही पॉपुलेशन के ऊपर बात आई तो एरिया ये दोनों ज्यादा लेके बैठे हैं इधर वाले, इन दोनों के पास टोटल एरिया का कितना भाग है 70%, और इन पूर्वी भागों के पास कम था एरिया 23, तो इसके पास 7 लगभग इसके आसपास, तो जनसंख्या को लेकर नाराज थे, सॉरी एरिया को लेकर। जनसंख्या में इन्होंने कहा इधर वाले दोनों भागों ने कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने पूछा कैसा नहीं होगा, कि तुम लोगों ने जैसे एरिया ज्यादा लिया जनसंख्या ज्यादा नहीं लेने देंगे, तो उनको कहे भी लोग चाहिए भी किसको, हमें तो एरिया ही चाहिए था। तो बाद में जनसंख्या का डिवाइडेशन इन्होंने किया कि तुम्हारी 50% और हम दोनों की 50%, तो जनसंख्या में यह तय हुआ कि इन दो के पास 50 रहेगी और इन दो के पास 50 रहेगी। 50 सुनते डेजर्ट ने कहा देख अपनी तो अरावली को कि अपनी तो 40 है, अपनी सोच ले, तो कितना बचेगा 10%, और इधर मैदानी भाग में डेजर्ट से 1% कम है 39, तो इन दोनों का भी 50 होना चाहिए ना, तो यहाँ 39 है तो इसके पास 11%। तो एक तो तरीका ये है कि दोनों के पास 50-50 डिवाइड करके याद कर लो, कि 50-50 डिवाइड कर दो पहले, तो डेजर्ट के पास 50 में से 40 और पड़ोसी के पास 10, नेक्स्ट में 40 से एक कम और 10 से एक ज्यादा, तो 40 से एक कम 39 और 10 से एक ज्यादा 11%। या फिर याद रखने का एक तरीका ये भी, रिलीफ फीचर जितना अधिक हाइट पर जाएगा जनसंख्या उतनी कम रहेगी। अरावली भले ही एरिया हाड़ौती से ज्यादा है, अरावली के पास 9%, लेकिन जनसंख्या कितनी है, सबसे कम है 10%। मैदान हाड़ौती की ओर आओगे तो जनसंख्या मिलेगी आपको 11%, मैदान की ओर आओगे 39%, और डेजर्ट की ओर आओगे। अब आप में से कई कहेंगे सर इसका मीनिंग आपके अकॉर्डिंग ये हुआ कि लोग मरुस्थल में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि एरिया 61% है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें जब काउंटिंग की जाती है तो 40% जनसंख्या निकलती है वहाँ। तो अगर लोग पसंद करते हैं तो एरिया से ज़्यादा जनसंख्या मिलनी चाहिए थी वहाँ, जैसे मैदानी भाग में मिल रही है। एरिया 23% है और लोग कितने, तो इसका मीनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी या जमाव मैदानी भागों में ज़्यादा होता है। तो जब घनत्व की बात की जाती है तो दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जनसंख्या और एरिया को, और सिर्फ पॉपुलेशन की बात की जाती है तो सिर्फ इस फैक्ट पे बात होगी। सिंपल क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक कहाँ, जहाँ परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है वहाँ मरुस्थल में 40% है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, मरुस्थल में। डेंसिटी की बात डायरेक्ट नहीं होती, डेंसिटी की बात होती है एरिया और पॉपुलेशन दोनों को कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल जो एरिया उसको एक बार के लिए कमरे मान लीजिएगा आप, कि मरुस्थल में 61 कमरे हैं, लोग कितने हैं, कमरे खाली पड़े हैं, इसका मीनिंग डेंसिटी कम है। मैदानी भाग में कमरे यानी जगह कितनी है, लोग कितने हैं, संकट है, एक एक में दो दो को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाड़ौती में कमरे एरिया कितना है 7%, लोग कितने, समस्या यहाँ पे भी है। अरावली के अंदर कमरे 9, लोग हैं 10, समस्या इधर भी है, क्योंकि अरावली के आसपास भी बहुत सारी सिटी हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और ट्राइबल एरिया, तो उन क्षेत्र के लोग पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, वो अरावली रीजन में काउंट होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी इन सब में ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट में सबसे कम है। तो डेंसिटी देखी जाती है एरिया से कंपैरिजन करके, और डायरेक्ट पॉपुलेशन एक फैक्ट है जो सीधा देखा जाता है कि जनसंख्या अधिक कहाँ, तो 40% डेजर्ट में अधिक है, उससे कम कहाँ, मैदानी भाग। तो इसका मीनिंग जनसंख्या की एक प्रवृत्ति होती है, जिन एरिया में अप्रोच अधिक हो, कनेक्टिविटी बेटर हो, उन क्षेत्रों में जनरली जनसंख्या अधिक होती है, या ग्रामीण क्षेत्र अधिक हो, क्योंकि हमारी राजस्थान के 75% रूरल एरिया में,
तो ग्रामीण क्षेत्रों से हम ज़्यादा अटैच हैं। जिन एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी बेटर है वहाँ पे भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ठीक रहती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। और बाकी जो एरिया अधिक हाइट वाले होते हैं वहाँ जनसंख्या कम होती है। आप में से ऐसे कितने हैं जिनके घर अरावली के ऊपर है? इसे एक हाथ खड़ा हुआ है, एक। सिरोही माउंट आबू? कौन सा? उदयपुर? उदयपुर के आसपास में हिल्स वाले एरिया में आता है, सिरोही वाले एरिया में। तो कुछ एक लोग हैं जो हाई रिलीफ फीचर या अरावली वाले में काउंट होते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ 400-500 में सिर्फ 2 हाथ खड़े हुए हैं। तो मैं तो फिर भी ठीक मान रहा हूँ 10%। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान में सबसे अधिक हाइट पे जनसंख्या कम है अरावली। जैसे नीचे आओगे तो ज़्यादा मिलेगी। 10 से ज़्यादा क्या होता है? 11। और जो लो रिलीफ फीचर है, मीनिंग हाइट वाले में 2 डिजिट कंटिन्यूस मिलेंगे, 10, 11। लो रिलीफ फीचर में 2 डिजिट कंटिन्यूस, 39 एंड 40। तो आप इस तरीके से याद करेंगे तब भी जल्दी याद होगा। अरावली, हाड़ौती, मैदान और डेजर्ट। 10 और 11, 39 एंड 40। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन मरुस्थल के अंदर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मरुस्थल। पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट में कम होती है, जनसंख्या का प्रेशर या दबाव डेजर्ट पे कम है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। और जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी या दबाव सबसे ज्यादा मैदानी भाग। तो डेंसिटी आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन जनसंख्या, वहां हम डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो उन लोगों की काउंटिंग के आधार पे एरिया और काउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है वो। और पॉपुलेशन सिर्फ एक काउंटिंग है कि कितने लोग। तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट से कम मैदान में, मैदान से कम हाड़ौती में, और हाड़ौती से भी कम अरावली। तो राजस्थान में मिनिमम जनसंख्या कहाँ पर? अरावली के अंदर। और मिनिमम एरिया किसके पास? यहाँ क्षेत्रफल की बात है, एरिया सबसे कम हाड़ौती का। तो राजस्थान में मिनिमम एरिया हाड़ौती का होता है, जबकि पॉपुलेशन सबसे कम अरावली के पास होती है। फिर बात एक फैक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और आती है। तो जनसंख्या वाला समझ में आ गया। जनसंख्या वाला 50-50 से याद करना जल्दी याद होगा, या हाइट के अकॉर्डिंग याद कर लो, उससे भी जल्दी याद हो जाएगा। 10, 11, 39 और 40। अब डिस्ट्रिक्ट पे बात होगी कि अपना जो डेजर्ट वाला एरिया इसमें कितने जिलों में है। तो अपने नए जिलों के अकॉर्डिंग तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी होगी, उसके बाद तय होगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट बताए जाएंगे ये ओल्ड स्कीम के आधार पे पुराने वाले जिलों के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। तो राजस्थान में अरावली के पश्चिम में अपने 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? उन 13 में एक अरावली का मुख्य पार्ट जो कि डेजर्ट का हिस्सा नहीं होता, सिरोही भी इसमें काउंट है। तो अरावली के पश्चिमी जिले कितने हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। तो ये दो काउंटिंग होती है कि कितने डिस्ट्रिक्ट अरावली के पश्चिम में है, 13 डिस्ट्रिक्ट। और अरावली के जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सॉरी, गैर मरुस्थलीय जिला। बाकी सब मरुस्थलीय हैं, तो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट वहाँ कितने हैं? 12। तो मरुस्थलीय जिलों की काउंटिंग पूछी जाए तो आंसर क्या रहता है? 12। और एक अरावली के पश्चिमी जिले पूछे जाए तो 13। दोनों में अंतर समझ में आ गया? सिरोही का अंतर है। अरावली के पश्चिमी जिले कितने? 13 हैं, और उनमें डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या 12। फिर राजस्थान के हाड़ौती का पठार कितने परसेंट एरिया में? 7%। जिले भी इतने ही हैं, 7। केसर 4 तो हमें पता है, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। बाकी 3 बूंदी के टच में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़, और चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़। जो हाड़ौती के टच वाला पार्ट है पश्चिम वाला, ये इसमें काउंट होता है। तो हाड़ौती जैसी ही चट्टाने हैं। तो एक तो हाड़ौती फिजिकल डिवीजन है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कितने जिले हैं उसमें? 7। एक हाड़ौती कोटा संभाग है, तो वो पॉलिटिकल एरिया है, उसमें 4 जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अभी 7 से काउंटिंग 3 और बढ़ा दोगे तो मैदानी भाग की काउंटिंग आ जाएगी 10। 10 में 3 और बढ़ा दोगे, रावली की काउंटिंग आ जाएगी 13। तो इनकी काउंटिंग इधर से याद किया करो। 7 + 3 10, 10 + 3। और डेजर्ट में पहले रट रखे हैं ऑलरेडी 12। डेजर्ट में 12।
अरावली के पश्चिम में 13, जिसमें सिरोही डेजर्ट का पार्ट नहीं होता, मेन अरावली का हिस्सा होता है वो। लेकिन अरावली का वो जिला अरावली के मोस्टली पश्चिम में है, तो अरावली के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होती है उसके 13 जिलों के अंदर। लेकिन उनमें डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। तो यहाँ काउंटिंग 7 + 3 10, 10 + 3, और उधर काउंटिंग डेजर्ट में काउंटिंग 12 ही लेनी। अरावली में 2 काउंटिंग होती है, एक तो 13 जो जनरल काउंटिंग है, और एक मुख्यतः 7। इसका मीनिंग अरावली में एक फैक्ट होता है, मेनली डिस्ट्रिक्ट अरावली के कितने हैं। मेनली का मीनिंग ये होता है जैसे अरावली सीकर में है, लेकिन सीकर में अरावली कम है, डेजर्ट ज्यादा है, तो सीकर मेनली डेजर्ट। झुंझुनू में भी अरावली है, लेकिन झुंझुनू में कुछ हिस्सा अरावली का है, बाकी झुंझुनू का मेन हिस्सा डेजर्ट में आता है। तो इसका मीनिंग वो अरावली के मेन डिस्ट्रिक्ट में काउंट नहीं होते, अरावली के 13 डिस्ट्रिक्ट में काउंट होते हैं वो। तो एक सिंपल पूछा गया अरावली कितने जिलों में? 13 जिलों में। और एक में पूछा गया मेनली अरावली कितने में? मेनली का मीनिंग है कि उस जिले में अधिकांश हिस्सा अरावली का रहेगा, अदर फिजिकल डिवीजन वहां कम रहेंगे। इसका मीनिंग ये है। तो अब यहाँ एक तो आप काउंटिंग जब करोगे तो एक काउंटिंग 33 से ऊपर जाएगी। कारण, क्योंकि अरावली में 13 जिलों में झुंझुनू काउंट होता है, झुंझुनू उधर उन 12 में भी काउंट होता है, इधर जयपुर अरावली में भी काउंट होता है, जयपुर बाणगंगा के मैदान में भी काउंट होता है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी काउंटिंग 2-2 जगह चलेगी। इस कारण काउंटिंग 33 से बढ़ के लगभग ये 40-42 पहुंच जाती। तो यहाँ अपने को टोटल काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना, टोटल तो अपने को पता है राजस्थान में ये 33 जिलों के ऊपर बात हो रही है, तो टोटल तो यहाँ 33 है। लेकिन यहाँ बात इंडिविजुअल पूछी जाती है, अलग अलग फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग पूछी जाती है कि डेजर्ट में कितने जिले माने जाते हैं, तो आंसर रहता है फैक्चुअली 12 डिस्ट्रिक्ट। अरावली में कितने जिले हैं? तो आंसर होता है 13। मेनली अरावली कितने जिलों में? यानी वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मेन हिस्सा अरावली का ज्यादा है और अदर फिजिकल डिवीजन कम है, तो इसका मीनिंग वो 7 डिस्ट्रिक्ट। और फिर अरावली के जो 13 हैं उससे आप 3 कम कर दीजिए, मैदान में आ जाओगे। 10 उससे 3 कम कर दो, हाड़ौती में। तो एक डेजर्ट का रट के और फिर हाड़ौती से याद किया करो, जल्दी याद होंगे। 7 + 3 10, 10 के बाद में +3 और -3 दोनों ही करने होंगे। तो +3 करते ही तो 13 और -3 करते ही 7। तो अरावली के पास दोनों ही फैक्ट है, +3 वाला भी है और -3 वाला भी है। मैदान से +3 और मैदान से -3, +3 करते ही 13 और -3 करते ही 7। हाँ, अरावली के 13 डिस्ट्रिक्ट में सिरोही की काउंटिंग होती है। मेन में जो काउंट होते हैं वो देख लो। इसके बाद में जो काउंट किए जाते हैं, जैसे अरावली का एक मेन हिस्सा मध्य अरावली आता है जो अजमेर, 3 इसके दक्षिण में है, जिसमें एक तो सिरोही है जहाँ पे अधिकांश हिस्से में अरावली, एक इस साइड में राजसमंद और उदयपुर। तो ये हिस्से एक तो मेवाड़ वाला और एक पश्चिमी राजस्थान की ओर सिरोही। उत्तर वाले में एक मिड अरावली का अजमेर है ही। उत्तरी अरावली में अपना एक जयपुर लिया जाता है मुख्य, एक उसका पूर्वी भाग दौसा, और एक इनके टच में अलवर। 3 मुख्य जिले ये, जयपुर, दौसा और अलवर। तो 3 और 3 6 और एक बीच में 7 मेन डिस्ट्रिक्ट ही है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जिले हैं वहाँ अरावली प्रेजेंट है, लेकिन अरावली से भी ज़्यादा वहाँ अदर फिजिकल डिवीजन है। जैसे भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में बनास का मैदान ज़्यादा है, अरावली कम है। जैसे झुंझुनू सीकर, तो झुंझुनू सीकर में डेजर्ट में ज़्यादा काउंट होते हैं, सेमेरी डेजर्ट में अरावली की प्रेजेंस वहाँ कम। तो अभी आपने जो ये डायग्राम बनाया था, ये बना लिया था डायग्राम। इसके बाद में लिखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, जनरल स्टडी ऑफ फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी या अध्ययन। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी या अध्ययन, जनरल स्टडी ऑफ फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी या जनरल स्टडी में एक तो इनके 4 डिवीजन जो लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर होने चाहिए सीक्वेंस में। एक फिजिकल डिवीजन जो 4 नाम लिखो, उसके अंदर किस बेस पे बात होगी, तो वो बेस या आधार है वो इस साइड में चलेगा। जैसे एक तो किस बेस पे बात करेंगे, एरिया पर, एक इनकी जनसंख्या पॉपुलेशन वाले पार्ट पे, एक डिस्ट्रिक्ट पे, कुछ बातें और भी हैं आगे।
जिसमें फैक्ट नहीं नाम लिखे जाएंगे, जैसे सोइल और जलवायु, उनमें जलवायु के नाम आएंगे, इनमें तो तीनों में फैक्ट यूज होंगे। जैसे हम बात करें डेजर्ट, डेजर्ट में एरिया का भी एक फैक्ट है, पॉपुलेशन में भी एक फैक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट का भी एक फैक्ट है। मरुस्थल के सामने कौन सा भाग रहेगा? अरावली। अरावली को क्रॉस करते ही पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के बाद में लास्ट में कौन सा रहेगा? हाड़ौती। हाड़ौती या हाड़ौती प्लेट्यू लिख दीजिए। तो इन चारों भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी में पहले एरिया को लेके हम बात करें। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल डेजर्ट का कितना है? 61.11%। अब इससे हम इसको जीरो फिगर में पहुंचाने के लिए किसको लेकर आएंगे? अरावली को। 9%, ये अरावली है। जब ये दो कंप्लीट हो गए, कि हम दो कंप्लीट कर चुके और ये थर्ड वाला स्टार्ट हो गया है, 23%। तो 61 और 9 70 और 93, ये लगभग 7%, 6.89%। पूरा 7 लिख देते, अगर ये फिक्स 61 होता तो ये एक्स्ट्रा इसका उधर कम कर देना थोड़ा। फिर पॉपुलेशन में डिसाइड हुआ कि तुम्हारी 50 और इन आगे वालों की 50। तो इधर 50 कैसे है? 40 10, और आगे 39 और 11। 40 से कम करके इधर 39, उधर इधर 10 में बढ़ा देना 11%। तो यहाँ वो 50-50 वाला मामला रहेगा। या अरावली से याद रख लेना 10, 11, 39 एंड 40। फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट में रटे में अपने पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी जिले 13 हैं, लेकिन डेजर्ट में कितने काउंट होंगे? 12। सिरोही डेजर्ट में काउंट नहीं होता। बाकी काउंटिंग इधर से लिखो। 7 डिस्ट्रिक्ट, ब्रैकेट में लिखना मेनली 7 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक में अलग से आता है फैक्ट लिखा हुआ। अरावली मुख्यतः 7 जिलों में, तो मेनली पूछ लिया जाए तो 7 आंसर। और अरावली कुल कितने जिलों में? तो 13 जिलों में, टोटल 13 तक मानी जाती। मेनली वाले में 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले। इनमें क्वेश्चन डेजर्ट वाले ज्यादा आते हैं। जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो डेजर्ट का ही इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है, डेजर्ट का ही एरिया पूछा हुआ है। बाकी दूसरे जनरली कम पूछते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसमें कुछ बेस और हैं जिन पे इनमें आपस में कंपैरिजन करना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट को, पॉपुलेशन को और एरिया को लेके कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट एक सॉइल वाला और एक क्लाइमेट वाला। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी या जो सॉइल है ये डेजर्ट एरिया में किस प्रकार की होती है? जैसे हिमालय रिवर जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है पश्चिमी राजस्थान पे,
ये रिवर्स आई तो इन रिवर्स ने क्या है, रिवर्स के साथ जो मिट्टी होती है लंबे टाइम तक अगर बहती है तो पहाड़ों से जैसे रिवर्स के साथ स्टार्टिंग में चट्टाने आती है, मोटे कंकर पत्थर आते हैं, ये लुढ़कते लुढ़कते बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो बहुत बारीक पार्टिकल बनते हैं, उनको तो हम क्या बोलते हैं, कले पार्टिकल कहते हैं। कले से थोड़े मोटे होते हैं, उसको उसको हम सिल्ट कहते हैं। जो पानी में होती है ना गाद, गाद कीचड़ सिल्ट, सिल्ट से थोड़ा मोटा होता है उसको सैंड कहते हैं। सैंड का मीनिंग होता है रेत। रेत से भी मोटा होता है जो बजरी से जो निकाली जाती है नदियों से, बजरी, ग्रेवल। तो बजरी की आप एक पार्टिकल या कण को हाथ में लेते हो तो महसूस होता है कि एक पार्टिकल है। उस ग्रेवल से थोड़ा बारीक कण होता है सैंड, जो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसका कण जो होता है वो सैंड होता है। महसूस तो नहीं होगा लेकिन देख के यूं लग जाएगा है मोटे पार्टिकल्स हैं। उस सैंड से बारीक होता है जो अपने नालियों के अंदर जो पानी के साथ बहती है, वो कीचड़ को बाहर निकालते हैं, वो सैंड से भी बारीक होता है। और उससे भी बारीक होता है जो अपने गांव के अंदर जो तालाब की मिट्टी होती है, जो बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह होती है, क्योंकि वो पानी के साथ बहते बहते और चिकनी मिट्टी के रूप में हो जाती है। वो चिकनी मिट्टी होती है, वो क्ले मिट्टी होती है। जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में क्ले की मात्रा अधिक होती है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की मिट्टी है, इस कारण उसको कहा जाता है सैंड या रेत। वो सैंड स्टोन के टूटने से बनती है, बलुआ पत्थर के टूटने से, इस कारण उसको बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। तो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग तो उसको क्या बोला गया है, सैंड यानी रेत बोला गया है। तो रेत से रेतीली बोला जाता है। और बलुआ पत्थर से टूट के बनी है, इस कारण उसको बलुई मिट्टी कहा जाता है। तो हिंदी में तो दो नाम बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में सैंड, और जो जिससे टूट के बनती है उसको क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन। तो इंग्लिश में चाहे आप पार्टिकल के अकॉर्डिंग बोल दो चाहे पत्थर के अकॉर्डिंग, दोनों से मीनिंग एक ही निकलेगा, सैंडी सॉइल। जबकि हिंदी में दो मीनिंग होते हैं, सैंड का हिंदी मीनिंग रेत और सैंड स्टोन का हिंदी मीनिंग बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर से बनी होने के कारण बलुई मिट्टी, और पार्टिकल रेत की मोटा मोटा होने के कारण रेत जैसा यानी रेतीली मिट्टी। तो अपने जो डेजर्ट वाली जो मिट्टी होती है, यानी इस साइड वाली जो सॉइल है, उसके लिए हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं रेतीली या बलुई मिट्टी, बलुआ पत्थर से बनने के कारण, यानी सैंडी सॉइल। बाकी उपनाम बहुत सारे दिए जाते हैं, जैसे शुष्क एरिया, इसका इसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है, शुष्क मिट्टी। इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण आप सिंचाई करोगे पानी तुरंत नीचे बैठ जाएगा, इसको थ्रस्टी सॉइल भी कहा जाता है, प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसके नाम और भी हैं, जो अपन मिट्टियां पढ़ेंगे वहां सारे नाम आएंगे सामने। यहाँ जो जनरल शब्द यूज करते हैं वो लिखने हैं, रेतीली और बलुई मिट्टी। फिर नेक्स्ट अरावली माउंटेन है। तो अरावली माउंटेन में मिलने वाली मिट्टी को हम कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी पे सामान्यतः एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम रहता है, वहां पे आपको पेड़ या वन ज्यादा मिलेंगे, इस कारण इसको वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो पर्वतीय मिट्टी का मीनिंग है कि माउंटेन सॉइल या माउंटेन पे वेजिटेशन अधिक मिलती है, इस कारण इसको फॉरेस्ट सॉइल, यानी वन अधिक मिलते हैं इसमें, इस कारण इसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। जैसे अरावली आपको बारिश के टाइम हरी भरी दिखाई देती है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे ये वन है, पेड़ है, या फिर बाद में किसी ने खेती कर ली? भाई आप में से कभी किसी ने अरावली के ऊपर कृषि की है? चट्टाने हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी का मीनिंग जैसे चट्टाने हैं, तो इन चट्टानों के इरोजन के होने से, अपरदन के कारण, इनके यहाँ जो तलहटी वाला पार्ट होता है पर्वतों का, बेस एरिया होता है, वहां कुछ आपको कंकर पत्थर या मिट्टी जैसा दिखाई देता है। खड़ी चट्टान पे तो आपको मिट्टी दिखाई नहीं देगी। और इन वाले भागों पे आपको प्लांट या वृक्ष वगैरह अधिक देखने को मिलते हैं पहाड़ी एरिया में। तो उस एरिया में ये पॉसिबल नहीं है, जैसा कि अपन जमीन में यूं हाथ डाल के और मिट्टी को मुट्ठी में बंद करके निकाल लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ये पॉसिबल नहीं कि भाई आप यहाँ हाथ डालो तो या तो हम अपनी अंगुलियां खो बैठोगे या बड़े हुए नाखून है, खत्म है अपने। तो मीनिंग है कि वहां कभी भी सोइल की पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, पूरी लेयर नहीं बनती है, इस कारण इसको कहा जाता है अनकम्प्लीट फॉर्मेशन सोइल, अधूरे निर्माण की मिट्टियां। तो ये अनकम्प्लीट फॉर्मेशन सोइल अधूरे निर्माण की मिट्टियों के नाम से भी फेमस है। और बाकी इन पहाड़ियों पे वन अधिक होते हैं, इस कारण इनको फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है, वन वाली मिट्टियां भी कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है लेकिन फॉरेस्ट्री एरिया पॉसिबल है। फिर मैदानी भाग जहाँ पे नदियां बहती हैं, और नदियों में क्या होता है, जल, जल के द्वारा जो बिछाई जाती है उसको जलोढ़, और हिंदी में एक शब्द और यूज करते हैं कच्छारी। इंग्लिश में दोनों का मीनिंग एक ही है, एलुवियल सॉइल।
हाड़ौती जो पठार है उसमें बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, जिसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम होता है, Fe2O3 होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, लोहा होता है, और लाइमस्टोन और चूना पत्थर होता है। और इनके साथ पानी ऐड होने से केमिकली रिएक्ट होकर यहाँ मिट्टी का रंग बनता है ब्लैक सॉइल। तो बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं तो उनका रंग कैसा होता है? काला। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या जिसमें कपास अधिक उत्पादन होने के कारण कपासी भी। रेगुर वैसे रीजनल वर्ड है, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर यूज किया जाता है। जैसे ब्लैक सॉइल को वो रेगुर सॉइल कहते हैं, तो रह की जगह वो अडाय भी लगा देते हैं, तो रेगुर या रेगुड़ सॉइल यही है। इसमें कॉटन का उत्पादन अधिक होता है, इस कारण इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कपास वाली मिट्टी। तो ये कपासी मिट्टी के नाम से भी फेमस है। तो ये जितने भी फिजिकल डिवीजन है सीक्वेंस में, जैसे डेजर्ट, अरावली, मैदान और हाड़ौती, उनके नीचे इन सॉइल को लिख दीजिए। ये आपके अलग से टॉपिक आएगा, वहां डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो अभी जो फैक्ट लिखे थे ना अपने, एरिया, जनसंख्या, जिले, अब एक फैक्ट सॉइल के नाम से लिखो। सबके नीचे उनकी मिट्टी है वो लिखिए। डेजर्ट के नीचे तो लिखना है सैंडी सॉइल, रेतीली या बलुई मिट्टी। अरावली के नीचे फैक्ट आएगा आपके माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। तो अरावली पर्वत है तो उसमें पर्वतीय या वनीय मिट्टी, पर्वतों पे वन अधिक होते हैं तो इसको नाम दिया गया पर्वतीय या वनीय मिट्टी। माउंटेन और फॉरेस्ट के नाम से फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट्री एरिया ज्यादा होता है माउंटेन्स पे। फिर मैदान में नदियों का जल अधिक होता है तो जल से बनी हुई को क्या कहेंगे? जलोढ़, जलोढ़ या कछारी। इंग्लिश में शब्द होता है एलुवियल सॉइल, चाहे कछारी लिखा हुआ हो चाहे जलोढ़। और लास्ट में हाड़ौती वाली जो मिट्टी है वो होती है ब्लैक सॉइल या रेगुर मिट्टी। ब्लैक ऑब्लिक रेगुर सॉइल, काली या रेगुड़ मिट्टी। सर अरब सागर का औसत खारापन, औसत लवणीयता ये लिख देते। औसत खारापन 35 पीपीटी है। पीपीटी क्या होता है? पार्ट पर थाउजेंड। 35 पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड। लवणता का साइन ये होता है, जैसे आपसे पूछा जाए 10वीं में कितने परसेंट आए, तो आप कहते हो कि 65%, 75%। तो ये दो यूं जो लगे हुए हैं ना, ये पार्ट पर 100 पीपीएच होता है, पार्ट पर 100। इसका मीनिंग एक लाइन और उसके आगे दो जीरो हैं, और यहाँ एक लाइन और उसके आगे कितने जीरो हैं? ये 1000। ये 1000 में से यानी 1 ग्राम, एक सॉरी 1 किलोग्राम जल यानी 1 लीटर पानी में, किलोग्राम में काउंट करते हैं वैसे। 1 किलोग्राम पानी में लवण के पार्टिकल्स कितने हैं? 35। 35% पार्टिकल्स लवण के 1000 ग्राम पानी के अंदर। तो वो है इसका मीनिंग, ग्राम प्रति 1000 ग्राम वाटर में लवण के कण जितने होंगे उसको उस जल की लवणीयता, सैलिनिटी माना जाता है, जो पीपीटी में काउंट होती है। तो 1000 किलोग्राम का मीनिंग होता है पर 1000। तो पार्ट पर 1000 पीपीटी। क्या चीज? पी ट्रिलियन, ट्रिलियन। यहाँ ट्रिलियन तो आपने सभ्यता में सुना, उसमें अर्थव्यवस्था में सुना होगा ट्रिलियन। ट्रिलियन नहीं है, 1000 है। ट्रिलियन किसको कहते हैं? ट्रिलियन पार्ट्स में से थोड़ी ना है ये। भाई ट्रिलियन जो बात कर रहा है पीछे से, वो इसमें आपके इंजीनियरिंग में इकोनॉमी का पार्ट है, ट्रिलियन सभ्यता है। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है इनके यूनिट्स अलग हैं, अपने ज्योग्राफी का ये पीपीटी, पार्ट पर 1000। अब ये किसने बताया है ये ट्रिलियन? बेटे के स्टूडेंट मिलेगा 90%।
किसने बताया था अभी? ग्रेजुएशन, बीटेक, हाँ, बागेश्वर। भाई यूनिट, भाई कोई एक शॉर्ट फॉर्म है, उस एक शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग एक एक जैसा नहीं होता ना। भाई आपका दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे अपन बीसी का मीनिंग बीकानेर चूरू लेते हैं। तो डेजर्ट एरिया, अरावली, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती। तो सोइल तक अपनी बात हो गई। इसमें एक लास्ट क्लाइमेट बची। क्लाइमेट के अंदर जो एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है, उस वर्गीकरण में ज्यादातर हम वर्षा के अकॉर्डिंग शब्द इंडिकेट करते हैं। जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जहाँ वर्षा कम है, तो इस भाग को हम क्या मानते हैं? एरिड। तो ये एरिड क्लाइमेट, इससे थोड़ी ठीक वर्षा है तो वो सेम एरिड में काउंट किया जाता है, अर्ध शुष्क में काउंट किया जाता है। फिर अपने अरावली की जलवायु है, उसमें वर्षा मैदानी भागों से थोड़ी कम मानी जाती है, मैदानी भागों में और ज्यादा मानी जाती है, और हाड़ौती की ओर और अधिक मानी जाती है। जैसे झालावाड़, जिसको राजस्थान का चेरापूंजी माना जाता है, तो मैदानी भागों में एवरेज वर्षा होती है जिसको हम कहते हैं आदर। मैदान में से सॉरी, अरावली में से कम है उपादर, हाड़ौती में आदर से अधिक है अति आदर। तो इस साइड में मैदानी, डेजर्ट के इस साइड में जनरली अपन इस शब्द को यूज करते हैं ह्यूमिड, आर्द्र को। ह्यूमिड से कम वर्षा है तो सब ह्यूमिड, और एवरेज से ऊपर है तो वेरी ह्यूमिड। तो उपाद्र, आद्र, अति आद्र, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड क्लाइमेट, वेरी ह्यूमिड। और डेजर्ट में होते हैं एरिड और सेमी एरिड। तो राजस्थान में फिजिकल डिवीजन कितने हैं? क्लाइमेट जोन 5, डेजर्ट में 2 क्लाइमेट है, एरिड और सेमी एरिड। और आगे वाले तीनों फिजिकल डिवीजन में अपनी इंडिविजुअल क्लाइमेट है। तो आगे वाले 3 में तो 3 हो गई, और डेजर्ट में कितनी हो गई टोटल? 5। तो हर एक के नीचे उनके क्लाइमेट वाले शब्द जो कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। शुष्क यानी वर्षा कम है, अर्ध शुष्क यानी शुष्क से थोड़ी बेटर है, सब ह्यूमिड यानी एवरेज से कम है, ह्यूमिड यानी एवरेज वर्षा है, और वेरी ह्यूमिड यानी एवरेज से ऊपर। तो अति आर्द्र, आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो अपन डेजर्ट की ओर से चलेंगे, तो डेजर्ट में 2 क्लाइमेट लिखनी है आपको। तो इसमें रहेगी क्लाइमेट में एरिड, सेम एरिड, एरिड एंड सेम एरिड, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। नेक्स्ट अरावली में रहेगी उपार्द्र, बढ़ती हुई वर्षा के अकॉर्डिंग चलना है अपने को इस साइड। नेक्स्ट क्लास आपकी बायो की है, और सिर्फ 1 घंटे, तो ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक होने की स्थिति में आपको पता है क्या चीज स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैं क्लासेस लेने के बाद शाम को शुक्र ग्रह पे निकल जाता हूँ, तो मुझे पृथ्वी का ज्ञान नहीं है, मीनिंग मैं इसी पृथ्वी पे ही रहता हूँ, तो मुझे सब पता है। मैं उड़ती हुई चिड़िया के बारे में बता दूंगा कहाँ जाके बैठेगी। बागेश्वर बाबा है। कंप्लीट हो गया। तो ये सामान्य जानकारी कंप्लीट हो गई, विशेष जानकारी अपन मंडे को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो 5 मिनट है वापस आने के लिए, अगर जाना चाहो तो 6 मिनट।